हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और कई सारे क्वेश्चन। और जाहिर सी बात है, कल था 10 अगस्त 2025 और फाइनली फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, चूंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, तो क्वेश्चन आपके मन में जाहिर सी बात है आएगा कि सर आगे जो है बीएसएससी सीजीएल 4 का एग्ज़ाम होना है, बीएसओ का होना है, बीएसएससी इंटर लेवल का होना है, तमाम एग्ज़ाम। तो इन्होंने सिलेबस में जो है बदलाव किए हैं ना, सिलेबस में नहीं कहूँगा, अपने पैटर्न में जो है बदलाव किए हैं। तो क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन जो है किस बुक से आया है, मैं आपको ये भी लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे कोई हवा हवाई नहीं होता है, जो चीज़ें बोलता हूँ वही यहाँ दिखाया भी जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो पढ़ाया हूँ वही आया है, बिल्कुल। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, है ना। बुक कौन से फॉलो करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो एक एक करके तो सब अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो भाई इस बार ना यहाँ पे बदलाव हुआ है बहुत बड़ा इस एग्जाम में। तो आपके मन में क्वेश्चन आया क्या, आगे जो एग्जाम होना है सीजीएल 4 हो गया, इंटर लेवल का हो गया, बीएसओ हो गया, तो उसमें भी बदलाव होगा, चर्चा करेंगे। देखो भाई 150 क्वेश्चन आया था इसमें। तो 150 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का जो पेपर था अभी, इसमें जीके जीएस मिला के देखा जाए, जीके जीएस जिसमें आपका यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एक आर्ट्स वाला सेक्शन था, मैं आपको बोलता ही हूँ, है ना, एक साइंस वाला सेक्शन। तो ये दोनों मिला के इस बार जो है 100 क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, 100 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले 75 क्वेश्चन आता था। और मैथ्स का जो है यहाँ पे देखा जाए तो 25 क्वेश्चन पूछा गया है, और रीजनिंग का जो है इसमें 25 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आर्ट्स वाला जो सेक्शन देख रहे हैं भाई, इसमें लगभग 24 के आसपास में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पोल साइंस का क्वेश्चन की मैं बात करूँ लो तो यहाँ पे लगभग 17 के आसपास में क्वेश्चन है। हिस्ट्री का जो है लगभग 12 क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का लगभग जो है 9 क्वेश्चन है, 9 से 10 क्वेश्चन है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। मैथ्स रीजनिंग का की मैं बात कर लो तो भाई आपको कौन से सेक्शन पे फोकस करना है, सब कुछ इस वीडियो में पता लग जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जो है देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपके सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या हमें इस पैटर्न पे भाई इस एग्जाम को अब मतलब जो अगली जो आपके एग्जाम होने वाला है, तो क्या आपको जो है इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखो भाई, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, उसके बाद इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि आगे क्या हो सकता है ना। उसके बाद हम लोग एक 1 to 1 चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोल साइंस का जो है लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 16 से 17 क्वेश्चन आया था, है ना। तो मैं दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि सारे जो क्वेश्चन है ना सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया था, किस बुक से। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए ये जो बैच शुरू हुआ था 10 अगस्त, ये चूंकि संडे था तो भाई आज से शुरू हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज के लिए, आज तक के लिए ये ऑफर मैं एक्सटेंड कर दिया था। आप सबको पता है कि आज लास्ट डेट है ऑफर डेट का, 999 रुपया। और अभी मैं दिखाऊंगा जो पढ़ाया हो क्वेश्चन वहीं से आया है, हालांकि मैं बुक का नाम भी बता दूंगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फी में, लगभग मेरे नोट से मैं पुनः कराऊँ 135 क्वेश्चन, 135 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आया है ना। लोग जो है 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आता है तो मतलब कूदने लगते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 135 प्लस क्वेश्चन, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या बाकी सेक्शन हो, डायरेक्टली आया है ना। मैं दिखाऊंगा विद प्रूफ के साथ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी फी कम कर दिया हूँ, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है, भाई 7319924130, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, है ना। ये है पेमेंट का नंबर 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके 9 वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। ध्यान रहे, इसमें आपको वीडियो क्लास मिलता है पूरे तरीके से, है ना। सारे सेक्शन का आपको हैंडीटेन नोट सब कुछ, करंट अफेयर्स, अभी करंट अफेयर्स का जो है लगभग 23 से 24 क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली नोट से आया है। पॉलिटी का क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया है, साइंस का क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आया है, मैथ रीजनिंग में जो पढ़ाया हो सारे पैटर्न वही है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। खैर, यहाँ पे पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है 1 to 1 करके दिखाऊंगा। मैं पुनः कराऊँ, पॉलिटिकल लगभग जो है 17 क्वेश्चन आया था। तो पहले हम लोग पोल साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, भाई आखिर क्वेश्चन आया कहाँ से था, है ना। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को 1 to 1 डिस्कस करेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन उठा के पूछे गए। मैं पुनः कराऊँ भाई, यहाँ पे बुक भी बताऊंगा, आप उस बुक को खुद से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन जो है ना, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। जाहिर सी बात है आंसर होगा सी। नोट्स में कैसे है देखो भाई, चैप्टर का नाम है, भाई चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ, जो लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ या पढ़ चुके हो, है ना। तो भारतीय संविधान का यहाँ पे ये छोटा सा आपको क्योंकि एक ही स्क्रीन पे दो पीडीएफ में लगाया हूँ, तो जाहिर सी बात है एक छोटा दिखेगा जरूर, है ना। चैप्टर का नाम क्या है देखो, इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से देखा जाए लगभग 1 पेज का है और 5 क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन भाई जाहिर सी बात है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछा गया है 9वीं अनुसूची को। देखो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के, और ये हाईलाइट अभी नहीं किया हूँ,
पहले है 1991 द्वारा, है ना, संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ी गई है। और आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और देखो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बुक में भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक जगह कंपाइल करके आपको दे दिया जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको मिला है और डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन आसान है लेकिन ट्विस्ट है क्वेश्चन में। तो आइए थोड़ा सा मैं नोट्स पे लेके जाता हूँ, उसी पेज में है ना। अब 8वीं अनुसूची पे चले जाइए। अब यहाँ पे देख लो भाई, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं बुक्स का भी नाम बताऊँगा कैसे एक ही जगह आप चीज़ों को कर सकते हो। तो 8वीं अनुसूची यहाँ पे आप देख पा रहे हो 22, यहाँ पे इसमें जो है 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मैं लिखा हूँ, है ना। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में देखा जाए तो 14 भाषा थी। अब यहाँ पे देखिए, अब इस लाइन को समझो, मैं पुनः रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के मूल 14 भाषा के बाद सबसे पहले जोड़ी गई, है ना, और किस वर्ष शामिल किया गया। ये तो देखो मैं क्या लिख दिया हूँ, भारत की जो है 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, लेकिन आप देखो 1967 ईस्वी में कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था। आप देख सकते हो, तो आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। हालांकि इसके बारे में डिटेल में लिख दिया हूँ, यहीं से देखो इस लाइन से एक क्वेश्चन और था, है ना, इसी लाइन से देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था, क्या था। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता देता है। भारत की 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा नहीं है 22 में से। अब कैसे आपको पता लगेगा, जरा सा देख लो भाई। देखो यहाँ से हमने बहुत कायदे से 2003 में 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, इसे ट्रिक से मैं रटवा दिया हूँ, है ना। तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में जो है सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए 2003 में। देखो संथाली, मैथिली, डोगरी, जाहिर सी बात है ये है, तो इसका मतलब कौन नहीं है, तो आप कहेंगे सर भोजपुरी नहीं है ना। एक लाइन एक पॉइंट से आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन, इस पेज से 5 क्वेश्चन आया था, है ना, ध्यान रहे, इस पेज से 5 क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। वन लाइनर रखने से आपका काम नहीं चलने वाला था। इस क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन वन लाइनर, लेकिन कंसेप्ट आपका अच्छा है तभी बना सकते हो। क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये कहाँ से पूछा गया था। देखो भाई मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखो मैं जो आपको विधान परिषद को पढ़ाया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं विधान परिषद के बारे में बेसिक बातें, एकदम किसी भी एंगल से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। और ये सब आपको ट्रिक से माइंड में सेट कर दिया हूँ, चूंकि आपको मैं बता दूँ मैं पोल साइंस पढ़ाया हूँ मात्र 15 वीडियो में, और इस वीडियो का लेंथ जो है 30 से 35 मिनट का होता है। 15 वीडियो में पूरा पॉलिटी खत्म है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने राज्य में विधान परिषद है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है इस लाइन से देखो, इसका जो विधान परिषद का जो अवधि है ना, यहाँ पे क्या होता है, विधान परिषद क्या है, अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। यह उच्च सदन होता है। देखो यही लाइन है, यहाँ पे सेम टू सेम लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोल रहा था कौन सा कथन सही है, ये पूछा था कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो कह रहा है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और सेम टू सेम लाइन यहाँ पे लिखा हो ना, आप देख सकते हो, प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितना, तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह उच्च सदन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनके सभी सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, कि सभी सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है, गलत है ना, 6 वर्ष के लिए होता है ना, आपको पता होना चाहिए। और विधान परिषद का कह रहा है कि हर 5 वर्ष भंग होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये कभी भंग होता ही नहीं है। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, इतने अच्छे से पढ़ाया हूं इसको कि मत पूछिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है, ये पूछा था। देखो भाई मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। इसका जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होता है, लोकसभा के विपक्ष नेता होता है ना, आपको पता होना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होता है। और देखो इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं आगे दिखाऊंगा, डिटेल में चर्चा किया हूँ, है ना, कि लोकपाल के अध्यक्ष कौन होता है ना, इसके सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत कायदे से कितने लोग होते हैं, इसमें सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सब कुछ मैं आपको बहुत कायदे से, लोकायुक्त वाला जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये भी पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से। आगे मैं डिटेल में चर्चा करूँगा इसके बारे में भी, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने था, आप देख सकते हो, एक ही नोट से भाई, ऐसे नहीं कि अलग अलग नोट से, एक ही नोट से क्वेश्चन है अगला कि भाई भारतीय संविधान की
क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन से, तो 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जो है सूचियां क्रमशः राज्य और संवर्ती विधायी शक्ति को परिभाषित करता है। अब देखो भाई यहाँ पे वही मैं बोला हूँ ना कि भाई 5 क्वेश्चन तो एक चैप्टर जो मैं पढ़ा हूँ 1 पेज से आया है। देखिए भाई साहब, आंसर मैं थोड़ा सा आपको आंसर तक लेके चलता हूँ। सबसे पहले 7वीं अनुसूची पे लेके चलता हूँ। देखो आपको एक अक्षर नहीं, ये हाईलाइट मैं अभी नहीं किया हूँ, जिस समय पढ़ा था और नोट्स में आपको दिया हूँ उसी समय हाईलाइट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो। और देखो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इतने डिटेल में पढ़ाया हूँ और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सूची दूसरा और तीसरा हो जाएगा। आप देख पा रहे हो डायरेक्टली क्वेश्चन इस लाइन से पूछा गया है ना। तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, आपने देख लिया। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का प्रस्तावना। आप देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। आसान क्वेश्चन है, लेकिन सबसे बड़ी बात होता है ना कि भाई एक जगह मिल जाना, एक शॉर्ट नोट्स में कंपाइल करके, ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँ, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई। देखो भाई आइए देखते हैं अगले चैप्टर में। अब देखो जो लाइन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इस लाइन को देखो, वही लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या कर रहा है कि पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान सभा है ना, देखो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाया गया। अपनाने की बात कर रहा है, वही शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूँ। देखो 26 नवंबर, इस लाइन को देखो भाई साहब, 26 नवंबर 1949 को जो है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना भी लिखा हुआ है, को अपनाया गया, ठीक है। उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, जो कि मैं डिटेल में चर्चा कर लिया हूँ, है ना। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था आप देख सकते हो, ये भी मैं डेट लिख दिया हूँ एकदम डिटेल में। आप देख सकते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो ये सब ट्रिक से मैं रटवा देता हूँ वीडियो में, आपको पता होगा जो लोग पढ़ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है ना। हाँ, तब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं सारे का आंसर बताते जा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता। ये क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। क्वेश्चन क्या है भाई, जरा सा देखो। क्वेश्चन करके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का जो है कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्या कौन सा लाइन पकड़ना था आपको, पर्यावरण संरक्षण। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, मौलिक कर्तव्य जो पढ़ाया हूँ वहाँ पे लेके चलता हूँ टॉपिक में, और इसी पीडीएफ में अलग से नहीं है ना, आप देख सकते हो। ये चैप्टर है नागरिकता से आगे जैसे ही जाएंगे तो मौलिक अधिकार आ जाएगा। मूल अधिकार बहुत कायदे से पढ़ा दिया हूँ, मूल अधिकार से भी 1-2 क्वेश्चन शायद आया है, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद जैसे आप जाएंगे फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य मैं आपको पढ़ाया हूँ, सॉरी मैं मौलिक कर्तव्य बोल दिया हूँ, माफी चाहता हूँ। नीति निर्देशक तत्व चैप्टर का नाम है, ठीक है। भाग 4 में आता है, देखो कितनी अच्छे से, है ना, और डायग्रामिकली मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। पहले तो मैं आपको रटवा देता हूँ, माइंड में सेट कर देता हूँ। और देखो गांधीवादी इसमें कितने आर्टिकल है, समाजवादी आर्टिकल कितने हैं, उदारवादी तत्व इसमें कितने शामिल किया, मतलब इसमें कितने आर्टिकल है, इस तरीके से मैं 1 to 1 समझा दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया आर्टिकल, अच्छा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मैंने कितने डिटेल में पढ़ाया हूँ आपने देखा है। मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आगे, ठीक है, एक एक करके दिखाऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसे भी देख लो, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसका आंसर हालांकि ये हो जाएगा भाई, देखो आंसर बी हो जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा 48 का बी में क्या लिखा हूँ जरा सा देखो, ये अभी नहीं लिखा हूँ और अभी हाईलाइट नहीं किया हूँ। कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण संवर्धन, ये दोनों शब्द आपको दिखा है, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन दोनों शब्द दिखा है ना, एवं वन्य जीवों के लिए। आप देख सकते हो सेम लाइन है जो मैं बोला हूँ और लिखा हूँ, उसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और यह जो है 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। ये 48 का ए में है, 48 का ए में है। किसी बुक में आपको मिलेगा ना सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ देगा, लेकिन नोट्स का यही खासियत है कि बारीकी से आप लोगों को, जाहिर सी बात है मैं अगले 100 दिन में या 70 दिन 80 दिन में कोर्स कंप्लीट करवाता हूँ, लेकिन बाबू इसमें मेहनत जो किया जाता है ना, कई सालों का मेहनत है, कई बुक का कंपाइलेशन है, जो कि एक जगह एक नोट्स में आपको तो नहीं मिलेगा, जो कि काम किया गया आप लोगों के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा करंट अफेयर्स का दिखाऊंगा, साइंस का दिखाऊंगा, ज्योग्राफी का दिखाऊंगा, ज्योग्राफी का हालांकि कम क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री का सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन यहीं से आया है, मैथ्स का, रीजनिंग का दिखाऊंगा, तो कैसे क्वेश्चन आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ ऑथेंटिकेशन है, जो चीज़ें देता हूँ आता है, क्योंकि मेहनत किया गया आप लोगों के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे कल एग्जाम दे के निकले थे, सर आपने तो जो पढ़ाए हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आया था, है ना। और हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे कि इतने कम फी में कैसे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रहा है, मिल जाएगा, और आप देख रहे हो मैं दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया। आपको मार्केट में जितना मैं क्लास करवा देता हूँ ना, मार्केट में बुक नहीं आएगा। हाँ, कुछ लोग आपके साथ मैं सोचता हूँ कि ये करता है कि भाई आपको कोर्स में ज्वाइन करवा लेता है, सिर्फ आपको पीडीएफ देके और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देके भगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो देता हूँ, एकदम थ्योरी क्लास, उसका 100 नोट्स पीडीएफ मिलता है, ऑल सब्जेक्ट्स है, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, है ना, सब कुछ को सारे सेक्शन का आपको क्लास मिलता है, ठीक है।
तो आप चाहे तो जुड़ सकते हो, बाकी आप लोग समझदार हैं, हम आपके सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत कर ही रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन का लाइसेंस करूंगा, आगे बताऊंगा लास्ट में कि क्या एग्जाम के पैटर्न में जो चेंज हुआ है, मतलब कि आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन जो है जीके जीएस का आया है, इसमें मतलब देखा जाए तो 25 क्वेश्चन साइंस का है और लगभग 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है ना, और 50 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बहुत कम क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ही है, इकोनॉमिक्स का, पोल साइंस का, हिस्ट्री का और इसका बोलबाला है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे। बिहार स्पेशल का भी बहुत बड़ा योगदान है, लगभग 5-6 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन आपको कवर करने हैं, क्योंकि बीपीएससी कहीं ना कहीं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। देखो भाई, बीपीएससी ट्रेंड चेंज करे या कुछ भी करे, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है ना, तो जाहिर सी बात है, मान लो कि इस बार पोल साइंस से देखा जाए तो कितने क्वेश्चन पूछ दिया है, लगभग 17 क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पोल साइंस आप अच्छे से पढ़े हो तो भाई चाहे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे, कभी क्या करता है ज्योग्राफी से 12-15 क्वेश्चन, पिछले बार सीजीएल 3 का एग्जाम हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन पूछ दिया था इंडियन ज्योग्राफी का। तो आप सारे सब्जेक्ट तैयार करो ना, ताकि किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। इकोनॉमिक्स का तो भाई लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली नोट्स आया है पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ उसमें भी वैसा ही है। साइंस का भी वही हाल है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, लेके चलता हूँ अगला क्वेश्चन, जरा सा देख लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, आप देखो ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपका कंसेप्ट अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा सा देखो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन, इस लाइन को पढ़िएगा, कह रहा है, मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ, हाँ, कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। क्या ये कथन सही है, मतलब कि अभिकथन सही है, चर्चा करेंगे। दूसरा कह रहा है कि संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को जो है सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्या जो है प्रावधान है, क्या सही है। तो मैं पहले आपका इसका आंसर बता देता हूं। तो भाई देखो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन से मतलब होगा राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर है, कारण है कि संविधान के किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए संसद के दोनों सदन, आप देख सकते हो दोनों सदन से मतलब होगा राज्यसभा और लोकसभा, डिटेल में समझाया हूं। तो कह रहा है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो भाई कथन और कारण, सॉरी, ये गलत है बाबू, ये गलत है। संविधान के में जो है संवैधानिक संशोधन विधेयक पर जो गतिरोध सुलझाने के लिए क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होगा, आर नहीं है, सिर्फ कथन पहला वाला सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। तो आंसर ये होगा कि अभिकथन सही है और आर जो है गलत है। ये कहाँ से पूछा गया था मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो मैं पढ़ाया हूँ, अब देखो डायग्राम से समझाया हूँ, कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, और यहाँ से कार्यपालिका के बारे में बोला हूँ कि भाई संघ की कार्यपालिका आप देख पा रहे हो, राज्य की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का जो निर्माण होता है राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। राज्य की कार्यपालिका का जो निर्माण होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है। ये 4 स्तंभ होता है, आप देख पा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन किस लाइन से आया। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखो इस लाइन में भी हालांकि वो चीज़ आपको दिख जाएगा, है ना, बहुत कायदे से मैं करवाया हूँ। उसके बाद आगे जैसे बढ़ोगे तो संघ की कार्यपालिका मैं पुनः कर रहा हूँ। अब ये सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से बाबू पढ़ लो। अब देख सकते हो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बहुत कायदे से पढ़ा हूँ, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, बहुत कायदे से है ना। मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और दिखाते जाता हूँ सारी चीज़ें, इसलिए गलती मत करिएगा। महाभियोग का प्रावधान क्या होगा, है ना, लोकसभा, क्योंकि जो संसद में पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का मैं बात कर रहा हूँ तो है ना, महाभियोग के बारे में बोला हूँ कि ये 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को आपको ये सूचना देना अनिवार्य है। ये लोकसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, राज्यसभा में लाया जाएगा तो इसका प्रावधान क्या होगा। और इसी लाइन सबसे तो क्वेश्चन आता है, मैं तो पहले भी बोला हूँ, आप देख सकते हो, है ना। अगर इस लाइन को अच्छे से कवर किया तो यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, टॉपिक पे कमांड होगा तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इस लाइन को देख लो, विधायिका से यहाँ से आप देखेंगे तो संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका में हम लोग जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है ना। किसी उच्च सदन कहा जाएगा तो राज्यसभा को, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाएगा। सेम कंडीशन राज्य विधानमंडल में भी है, वही कंडीशन। अब देखो ये एक एक लाइन, ये जो क्वेश्चन था ना भाई, आप इस चैप्टर को कंप्लीट किए हो ना अच्छे से, तो भाई किसी भी 2-3 लाइन में आपको ये हर जगह दिख जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबू अच्छे से पढ़ो। देखो कितने अच्छे से डायग्रामिकली मेंशन कर दिया हूँ, तो जो लोग बैच में जोड़े हो, है ना, तो कम से कम इसे एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर लो, ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। चलो भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अधिकार परीक्षा राइट तब जारी हो सकता है, ये कब जारी होगा। तो आप कहिएगा सर आपने तो फंडामेंटल राइट पढ़ाया था, मौलिक अधिकार, वहाँ का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही है। देखो दिखा, अब देखो भाई यहाँ पे ये जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जो मैं पढ़ाया हूँ, उसमें जाहिर सी बात है ये भाग 3 में प्रावधान है इसके बारे में, अनुच्छेद जो है 12 से 35 में ये सारी चीज़ें मेंशन है, डिटेल में लिख दिया हूँ। आप देख सकते हो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा आर्टिकल 32 पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल 14 है ना, 13 भी मैं पढ़ा दिया हूँ, 12 भी पढ़ा दिया हूँ, लोग नहीं पढ़ाते मैं पढ़ाता हूँ, 15 भी पढ़ाया हूँ, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, एक
एक लाइन जहाँ से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हो डायग्रामिकली सब कुछ है। तो चलो भाई, यहाँ पे ये कौन सा है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, पढ़ लेना, है ना, अगले एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हो। देखो 28 आ गया, 28, 29, 30। देखो आर्टिकल 32 में क्या मैं पढ़ाया हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, और लास्ट में है यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था ना, देखो आपके सामने है ना, क्या नाम है भाई, अधिकार परीक्षा, है ना। इस लाइन को समझो और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन है, यह रीट किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन, है ना, माफी चाहता हूँ, कह रहा है कि यह रीट किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। कब किया जाएगा, तो आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है तब जारी किया जाएगा, देख सकते हो, और इसी लाइन से क्वेश्चन है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें जो देता हूँ, और आप खुद से करिए, ये सारे टॉपिक अच्छे से करिए फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन आर्टिकल 32 और फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। तो इसलिए जो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि ये कौन जारी कर सकता है ना, आप देख सकते हो। तो ये भी आपको, है ना, आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अच्छे से सारी चीज़ें मेंशन भी कर दी। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जरा सा देख लो कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की जो है विशेषता नहीं है। देखो भाई, भारत में अगर मैंने नागरिकता अगर वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ, इससे पहले नागरिकता ही था। भारत में क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फंड, है ना, सिटीजनशिप चैप्टर का नाम ही है ना, यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, और इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप सबको नहीं है ये छांटना था, तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है ना। भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि एक पॉइंट जो है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता के बारे में लिख दिया हूँ कि इसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से, नागरिकता जो है समाप्त कैसे हो सकता है, ग्रहण कैसे कर सकते हैं, प्राप्त करने का, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो, और इसी लाइन से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा फास्ट में लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है, देख लो, कह रहा है कि 1993 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने जो है किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की। अब देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो त्रिस्तरीय आप सबको पता होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ नोट्स में, देखो भाई यहाँ पे मैं पुनः रिपीट करता हूँ। देखो 11वीं अनुसूची जब मैं पढ़ाया था, हालांकि पंचायती राज व्यवस्था जो पढ़ाए थे वहाँ पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हो 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे लागू किया गया है। और 12वीं अनुसूची में आप देख सकते हो 74वां संविधान संशोधन, और डायरेक्टली इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। तो आंसर क्या होगा भाई, बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हो कि 1976वें राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत जो है भारत रत्न से जो है किनको सम्मानित किया गया था, मैं आपको बता दूं। ये जो है लाल बहादुर शास्त्री, वो अपने पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ है। तो भाई इनके भी डिटेल, इनके लिए भी मैं डिटेल में चर्चा किया हूँ, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जो भी प्रधानमंत्री का लिस्ट है वो मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे। और इनके लिए जैसे 3 प्रधानमंत्री जो थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु, जो उनकी पद जो आप अपने पद पे थे, मतलब कि अपने पदावधि के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गया था। और मैं आपको बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966 को यहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके 10 साल बाद, है ना, 1976 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो कितने अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें मेंशन किया हूँ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे था आप लोगों के सामने कि पंचायती राज मंत्रालय, अच्छा पंचायती राज, एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की जो है देख रेख करता है। तो जाहिर सी बात है, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है। तो मैं विकेंद्रीकरण, बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं बहुत कायदे से ये सब आपके नोट्स में ही दिख जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटी का सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ, लगभग 17 क्वेश्चन था, 16-17 क्वेश्चन, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पोल साइंस का नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 44 नंबर का कि क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ष नासिक के जो है कालाराम मंदिर में जो है, यहाँ पे मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। हालांकि ये किया था 1927 ईस्वी में, हाँ, लेकिन मैं ये नोट्स में नहीं है, लेकिन ओवरऑली मैं इसके बारे में डिस्कस किया था जब मैं आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ाया था, तो, है ना। तो आप देख सकते हैं, मतलब कि 100% क्वेश्चन जो है पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है नोट से। उसके बाद करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ज्योग्राफी,
मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको अगले वीडियो में, तो अगला जो पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स का सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद बिहार का, बिहार स्पेशल का, उसके बाद हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपके मन में जो क्वेश्चन है ना कि स्टैटिक जीके कहाँ से बनता है, वो भी मैं बता दूंगा कि स्टैटिक जीके देखो कहाँ से बनता है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। आपने जो क्वेश्चन देखा होगा तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 150 क्वेश्चन में, एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 150 क्वेश्चन में आपने क्या देखा, जरा सा देखो भाई। अभी मैं एक बार और पुनः दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, तो जिसमें मैथ्स का जो है 25, रीजनिंग का 25, साइंस का 25, जीके जीएस का जो है यहाँ पे देखा जाए तो 75 क्वेश्चन था है। अब ये पैटर्न है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्या यही पैटर्न फॉलो होगा आगे। देखो भाई बीएसएससी है और ये फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम था, आप सबको पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि बीएसएससी भाई हो सकता है कि यहाँ भी जा सकता है, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिएगा, क्या हुआ है जीके जीएस का थोड़ा सा सेक्शन बढ़ा दिया है ना, रीजनिंग को कम कर दिया है, रीजनिंग की जगह पे 25 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स का लगभग 23 क्वेश्चन दे दिया है। तो भाई साहब सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, सिलेबस वही है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न जरूर जो है अप हुआ है, आपने देखा होगा क्वेश्चन का लगभग 30% क्वेश्चन इजी था, पोल साइंस का भी आपने देखा होगा, लेकिन लगभग जो है 70% क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। चूंकि मैं अभी आपको करवा दिया हूँ तो आपको लग रहा होगा आसान, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना और उस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए डिटेल में करो, सिर्फ वन लाइनर रखने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो सीजीएल 4 भी आपके हाथ से निकल जाएगा और आप देखते रह जाओगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन का लेवल है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बहुत आसान ही है, हाँ मैं इजी टू मॉडरेट कहूँगा। अच्छा एक बार मैं पुनः आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को एकदम जीरो से, बेसिक सीजीएल 4 ये पीटी मेंस दोनों के लिए है ना, ये ऑफर मैं पुनः करूँ आज भर के लिए ही है, ठीक है ना, 999 का ऑफर है, आज भर के लिए है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130, इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। जैसे आप पेमेंट करके भेजेंगे उसका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है ना, साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। और हाँ हम लोग क्या किए हैं आप लोगों के लिए बीएसएससी के लिए जो है फ्री होमवर्क सीरीज है ना, जो कि जाहिर सी बात है पेड बैच में क्या है कि उसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लास भी मिलेगा, कंप्लीट मटेरियल भी मिलेगा, लेकिन होमवर्क सीरीज में कैसे कैसे आपको डेली कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो भी मैं फ्री होमवर्क सीरीज जो है टेलीग्राम का लिस्ट बना दिया हूँ, जो कि फ्री में आपको वहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। तो आप जाके दोनों टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, दोनों टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, और तैयारी जारी रखिए। मैं पुनः करूँ फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का लगभग 23 क्वेश्चन आया था, बिहार स्पेशल का लगभग 8, हिस्ट्री का लगभग 12 क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का 9 से 10, सॉरी ज्योग्राफी नहीं, इकोनॉमिक्स का जो है 9 से 10 क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी का 3 से 4 ही क्वेश्चन था है ना। तो ये सारे क्वेश्चन अगला पार्ट आएगा उसमें मैं दिखाऊंगा। हाँ पोल साइंस के लिए अगर आपको बुक पढ़ना है तो कौन से बुक पढ़ना चाहिए, क्या लुसेंट से काम चल जाएगा। देखो भाई वन लाइनर टाइप का जितने भी क्वेश्चन है लुसेंट से आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपने देखा, कुछ क्वेश्चन का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपने देखा जो कि आपने चीज़ों को डीप में पढ़ा है। 7 से 8 क्वेश्चन नहीं, लगभग 9 क्वेश्चन था वैसा, जब आप चीज़ों को डीप में पढ़ा है तभी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई जो अच्छी बुक है, खासतौर पर मैं बात करूंगा एम लक्ष्मीकांत, अब बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ चैप्टर के लिए, जैसे मौलिक अधिकार आप लोग का हो गया, फंडामेंटल राइट है ना, या फिर मैं इसका भाग ही लिख देता हूँ, जैसे आप लोग का हो गया भाग दूसरा हो गया, भाग तीसरा हो गया है ना, भाग 4 हो गया, भाग 5 हो गया और भाग 6 हो गया। इसके लिए ये जो 5 भाग है इसके लिए मैं कहूँगा आप क्या कर सकते हो, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लेना यार अच्छे से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 4 से 5 दिन में इसे पूरा कर सकते हो ना, इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं दिखाऊंगा साइंस का क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है तो क्यों आपको अच्छे से करना है। मैथ्स का भी बताऊंगा, मैथ्स के सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के पैटर्न है भी बाहर नहीं है। रीजनिंग का वही क्वेश्चन आया है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और उसी टॉपिक से डिटो क्वेश्चन आता है, आएगा टॉपिक, लेकिन आपको कंप्लीट करना है सारे सेक्शन का। करंट अफेयर्स में पुनः कह रहा हूँ, देखो प्रतियोगिता दर्पण से और साथ में जो है SPD से, दोनों का कंपाइलेशन करके जो मैं देता हूँ, जितना करवाता हूँ उसके बाहर क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो तो उसे करो, क्वेश्चन वहीं से आना है। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस भी कर लेंगे, बाकी जो सेक्शन रह गया है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ तक ना आप देख सकते हैं भाई, ये 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया गया, मैं खुद करवाया हूँ, साइंस का बाद में चर्चा करेंगे। देखो मैथ्स में क्या है, नंबर सीरीज से देखो डायरेक्टली क्वेश्चन है ना, मैं बोला हूँ सिंप्लीफिकेशन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं करवा दूंगा। देखो परसेंटेज जो मैं आपको बोलता हूँ ना शुरू, जो कल मैं परसेंटेज ही कर रहा हूँ, परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान है। देखो परसेंटेज से क्वेश्चन डायरेक्टली है, और ये तो आप जाके देखिएगा ना, मैं क्वेश्चन जो कर रहा हूँ डिटो क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के बीच का अनुपात, रेशियो से क्वेश्चन डायरेक्टली है, कितना आसान क्वेश्चन है, 5 सेकंड में कर सकते हो। रेशियो में करवा चुका हूँ सब कुछ है ना, रेशियो का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो,
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन में है, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉरी एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ बैच में। देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज का, ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखो परसेंटेज का 4-5 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज का लगभग 5 क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देख सकते हो ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन सब मैं करवाया हूँ, एक भी क्वेश्चन मैथ्स का मैं बाहर नहीं है। ये भी देखो कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का देखो परसेंटेज का 5 क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का भी 5 क्वेश्चन था, 25 में से 5-5 क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखो एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है ना, प्रॉब्लम ऑन एज में पढ़ाया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी परसेंटेज नहीं है भाई, ये क्या है कि एक सोफा सेट। देखो ये भी डायरेक्टली जो है आर एस अग्रवाल की जो है 140 नंबर का जो सवाल करवाया हूँ वही क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे देख लो भाई, ये भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप कहिएगा सर आपको आसान लग रहा है, हम तो नहीं पढ़े, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबू टॉपिक जो मैं बताता हूँ ना उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी आप देख सकते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो भाई, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, समय और काम का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी समय और काम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान सा है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे प्रति वर्ष कितने, देखो साधारण बैच का क्वेश्चन फिर से है, ये क्वेश्चन भी आपको आर एस अग्रवाल को डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा जो करवाया हूँ, है ना। ये मुझे लगता है कि 27 नंबर का सवाल है ना, साधारण बैच वाला में जाके देखिएगा 27 नंबर या 47 नंबर का, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेकिन आसान है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे दशमलव का क्वेश्चन देख सकते हो। तो सारे अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 25 का 25 जो क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना, देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 25 क्वेश्चन मैथ्स का है जो कि अर्थमेटिक का ही है, जो टॉपिक मैं बोला हूँ वहीं से है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो रीजनिंग में, है ना, रीजनिंग में देखो भाई 5 से क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से, ये क्वेश्चन तो मैं खुद करवाया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे नंबर सीरीज, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सीरीज में आता है ये, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, है ना। ये भी कहीं ना कहीं एज का क्वेश्चन है, तो एज वाला मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि प्रॉब्लम ऑन एज जो पढ़ते हो ना मैथ्स और रीजनिंग में, दोनों जगह क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हो ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, डायरेक्टली क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, ये क्लोक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, वही सीरीज आप देख सकते हो। तो डायग्रामिकल जो सीरीज आता है वो क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं रैंकिंग का क्वेश्चन है ना। उसके बाद यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये लीनियर है ना, सर्कल नहीं है, लीनियर है, बहुत आसान है, सब मैं आपको करवा रहा हूँ। ये सीरीज का क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो, नंबर सीरीज का, रीजनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लॉक का देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ना, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पासा का क्वेश्चन है, फिर से देख लो, ये जो है फिगर का क्वेश्चन है ना, आप देख पा रहे हो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले BSSC में, वो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, सारे टॉपिक जो मैं लिखा हूँ और करवा रहा हूँ वही है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। ये सैलोलिज्म का है ना, बहुत आसान है, बोला है कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, सम चेयर आर टेबल, ऑल टेबल्स आर वुड्स, नो वुड्स आर प्लास्टिक। तो इनका जो 4 टाइप होता है उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारे क्वेश्चन। ये क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर ये जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है ना। तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से आ रहा है, मैथ्स में अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, जीके जिसमें तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करवा दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, क्वेश्चन का जो है कंप्लीट जो है एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।